अस्सलाम वालेकुम डियर एंड वेलकम बैक डियर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं द वर्ड एग्रीमेंट। सर, सेक्शन 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines certain key words used in the statute, I mean to say in the contract act, जिसमें proposal, acceptance, agreement, consideration etc. सर, आज के सेशन में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट से क्या मुराद लेता है, जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं कि मुआहदा हो गया है एग्रीमेंट हो गया है। तो एग्रीमेंट से एक्चुअली मुराद क्या है, इसकी लीगल डिफिनीशन देखते हैं। सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एग्रीमेंट से मुराद क्या है। एग्रीमेंट कहता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एवरी प्रॉमिस, every set of promises, every set of promises, every promise, set of promises forming the consideration for each other, forming the consideration और consideration किसके लिए, for each other। Sir, this is the legal definition inserted in Contract Act 1872। सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि एग्रीमेंट से मुराद क्या है, एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस डिफिनीशन के मुताबिक एक एग्रीमेंट के 3 एसेंशियल्स होते हैं। मतलब अगर हम एग्रीमेंट में देखें कि एग्रीमेंट में एसेंशियल कितने हैं या कितने एसेंशियल हैं, कौन कौन से एसेंशियल हैं, तो नंबर 1 every promise or every set of promises, number 2 forming the consideration, and number 3 is for consideration for each other। मतलब कोई एक वादा या एक से ज़्यादा वादे, और उस वादों में प्रोमिसेस में क्या हो, कोई कंसिडरेशन हो, लेन देन हो, और कंसिडरेशन एक पार्टी के लिए ना हो, दोनों पार्टी के लिए हो, तब हम बोलेंगे ये एग्रीमेंट है। सर, अब एक चीज़ को देखते हैं। नंबर 1 एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये लिखने की क्या ज़रूरत है, एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब कोई एक वादा या एक से ज़्यादा वादे, ये लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। सर, इसका मंतक ये है कि ज़रूरी तो नहीं है कि किसी एग्रीमेंट में एक प्रॉमिस किया जा रहा हो सकता है किसी एग्रीमेंट में मल्टीपल प्रॉमिसेस की जा रहे हों कि ऐसा भी करेंगे, ये ऐसा होगा, या ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीज़ ऐसे करेंगे, इतना पेमेंट करूँगा, इतने टाइम पे करूँगा, ये चीज़ परफॉर्म करूँगा, ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करूँगा। इसका मतलब ये हुआ एक डॉक्यूमेंट में, एक प्रॉमिस में एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस हो सकते हैं। दैट्स वाई लिखा गया ए प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस कि अगर एक वादा किया गया है वो भी एग्रीमेंट के डिफिनीशन में आएगा, एक से ज़्यादा हैं तो भी वो एग्रीमेंट के डिफिनीशन में आएगा। मान लीजिए इन्होंने यह ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी एग्रीमेंट में एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस आ गए फिर तो वो इसकी डिफिनीशन से बाहर हो जाता। लिहाजा इस लिकोनों को फिल करने के लिए कह दिया गया भले एक प्रॉमिस हो या एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस हो, लेकिन उसमें शर्त क्या रख दी गई, कोई समथिंग इन रिटर्न हो, कोई लेन देन हो, और लेन देन दोनों के लिए हो, तो हम बोलेंगे ये प्रॉमिस क्या है, ये एग्रीमेंट है। सर, अब यू नो बेटर एवरी प्रॉमिस, जब हम प्रॉमिस की बात करें, प्रॉमिस कैसे बनता है, इसके ऊपर जो है सेपरेट सेशन मौजूद है, लेकिन टू मेक यू सिंक विद, इसको समझने के लिए प्रॉमिस कैसे बनता है। सर, प्रॉमिस सिंपली बनता है, कोई शख्स ऑफर करता है या कोई शख्स प्रपोजल बनाता है और दूसरा शख्स कोई जिसके लिए प्रपोजल बना है वो उसकी एक्सेप्टेंस देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए एट बिकम अ प्रॉमिस। अब ये एक वादा हो भले एक से ज़्यादा वादे हों।
सर जी दूसरी जो बात की गई है कि ये जो प्रॉमिस है इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व हो, कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन के ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद, यहाँ पर सिर्फ हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कंसिडरेशन एक्चुअली है क्या। सर कंसिडरेशन इज बेसिकली व्हाट, समथिंग एंड रिटर्न, समथिंग एंड रिटर्न मतलब कोई चीज़ जिसके बदले कोई चीज़ बेची जा रही हो या कोई चीज़ दी जा रही हो। सर मान लीजिए मिस्टर ए एक शख्स है और वो मिस्टर बी को इनवाइट करता है अफ्तार पे, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पार्टी पे, डिनर पे, खेलने चलेंगे, घूमने चलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग करेंगे या व्हाटएवर, कोई भी पर्पज़ है, इनविटेशन देता है। इसका मतलब है ए क्या कर रहा है, एक ऑफ़र बना रहा है। अब मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब क्या बना, प्रॉमिस बना। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि एवरी प्रॉमिस में नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है एवरी प्रॉमिस में नॉट बी इन एग्रीमेंट, बिकॉज इस प्रॉमिस को एग्रीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए या एग्रीमेंट कहने के लिए क्या शर्त रख दी गई, दैट इज कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन, अगर इस प्रॉमिस में कोई कॉन्सिडरेशन इन्वॉल्व है तब हम उस प्रॉमिस को क्या बोलेंगे कि ये एग्रीमेंट है। अब ये कॉन्सिडरेशन से मुराद समथिंग इन रिटर्न। अब मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ये कहता है मेरे पास एक अदद मर्सिडीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल जिसकी कीमत 500 रुपये है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों वाला खिलौने वाला है, 500 रुपीज़ है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। बी कहता है यस, मैं ये जो आप मर्सिडीज़ है ना सर, वो 500 में परचेज करने को तैयार हूँ। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हो तो गया, ये प्रॉमिस हो गया, लेकिन इसमें कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, लेन देन इन्वॉल्व है। ये जो कार है ये मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन है और ये जो 500 रुपीज़ है ये मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न। अब ये कंसिडरेशन बेसिकली क्या हो सकती है, समथिंग इन रिटर्न, ये कोई पैसा भी हो सकता है सर, ये कोई सर्विस भी हो सकती है और ये कोई एक्ट भी हो सकता है, एटसेट्रा। सर कीप वन थिंग इन योर माइंड, कमर्शियल लॉ कहता है, पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट जिसमें कॉन्सिडरेशन नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता जिसमें कॉन्सिडरेशन ना हो। यस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन अटैच्ड टू, जब हम उसकी बात करेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। इस वक्त प्रॉमिस जनरल वर्ड यूज हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गई। सर जब किसी प्रॉमिस में कोई कंसिडरेशन, कोई कमर्शियल लेन देन इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसे प्रॉमिस को क्या बोला जाएगा, ऐसे प्रॉमिस को कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि दिस इज इन एग्रीमेंट। फिर इसने एक और शर्त लगा दी कि ये जो कंसिडरेशन है इट मस्ट बी फॉर ईच अदर। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि इट मस्ट बी फॉर बोथ द पार्टीज, मिस्टर ए के लिए भी कंसिडरेशन हो और मिस्टर बी के लिए भी कंसिडरेशन हो, मतलब वन साइडेड ना हो, गिफ्ट ना हो। गिफ्ट कमर्शियल लॉ डील नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो गिफ्ट को एक्सेप्शन में लेता है, वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में नहीं आता क्योंकि वहाँ पे कंसिडरेशन वन साइडेड है। अब इस एग्जांपल में कंसिडरेशन फॉर ईच अदर कैसे है सर, मिस्टर ए क्या बेच रहा है, गाड़ी बेच रहा है, कितनी की बेच रहा है, 500। मिस्टर बी क्या पे करने को तैयार है, 500। किस चीज़ के लिए एवज ये 500 पे करने को तैयार है, कार के लिए। इसका मतलब है मिस्टर बी इज इंटरेस्टेड इन द कार, मतलब फॉर बी द कंसिडरेशन इज व्हाट, कार। इन मिस्टर ए इज इंटरेस्टेड इन द मनी 500 रुपीज़, तो मिस्टर ए के लिए क्या हो गया, 500 कंसिडरेशन हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो और कंसिडरेशन एक पार्टी के लिए ना हो, कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के लिए हो, तो ऐसे प्रॉमिस को बोला गया कि ये एग्रीमेंट है। सर कंसिडरेशन क्या चीज़ है, इसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद, लेकिन समथिंग इन रिटर्न, किस चीज़ के एवज, ये गाड़ी किस चीज़ की एवज बेच रहा है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए कहता है कि ये गाड़ी
मैं कीमत के एवज नहीं बेच रहा हूँ, पैसों के एवज नहीं बेच रहा हूँ, ये सर्विस के एवज में देने को तैयार हूँ। फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मिस्टर ए कहता है ये बंगला बना के दे दो, ये ट्रीटमेंट करके दे दो, फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट पढ़ा के दे दो, तो फिर आपको ये वाली जो मर्सिडीज़ है ना 500 रुपीज़ की, ये मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो मिस्टर बी फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है या कोई सर्जन है, कोई इंजीनियर है, एक्सेट्रा व्हाटएवर, तो वो अपना स्किल देता है, कोई सर्विस देता है उसके बदले। तो मिस्टर ए के लिए क्या कंसिडरेशन हो गया? वो सर्विस हो गया, वो स्किल हो गया। और मिस्टर बी के लिए क्या कंसिडरेशन हो गया? वो प्रॉपर्टी हो गई, वो गुड्स हो गया। तो कंसिडरेशन मे बी इन द शेप ऑफ मनी, इट मे बी इन द शेप ऑफ सर्विस, इट मे बी इन द शेप ऑफ एक्ट एक्सेट्रा, बट कंसिडरेशन नेसेसरी है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है, किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, तो वो सिर्फ प्रॉमिस कहलाएगा, और प्रॉमिस जो है डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सर, कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ कॉन्ट्रैक्ट। भले कम हो या ज़्यादा हो मैटर नहीं करता, लेकिन कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। सिंपल, द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट इज़ व्हाट? एग्रीमेंट इज़ एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। Sir, agreement, once again, it is general term. If the agreement, जो agreement है, if that is in accordance with law, तो we call that what? Contract. मतलब when the agreement is legally enforceable, जिसके लिए कुछ शराइत रखी गई हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये कानून के मुताबिक नहीं है, तो हम बोलेंगे ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। इसके ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद। सिंपली सर, व्हाट डज मीन बाय एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब कोई ऐसा प्रॉमिस जिसमें कोई कमर्शियल लेन देन इन्वॉल्व हो और कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन हो, वन साइडेड कंसिडरेशन ना हो, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कोई चीज़ बेच रहा है और दूसरे पार्टी उसको ख़रीद रहा है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पार्टी कोई प्रॉपर्टी बेच रही है और दूसरे पार्टी उसको किसी पैसे के एवज़ ख़रीद रही है, तो एक पार्टी के लिए वो प्रॉपर्टी कंसिडरेशन हो गई और दूसरे पार्टी के लिए वो करेंसी, वो पैसा, वो मनी कंसिडरेशन हो गई। तो इसका मतलब हो गया कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के लिए हो गया, तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इज अ जनरल टर्म, इट विल बी आइदर इन्फोर्सेबल इन लॉ, इट मे नॉट बी इन्फोर्सेबल इन लॉ। व्हेन इट इज इन्फोर्सेबल इन लॉ वी call that what? Contract. When it is not enforceable in law we call that void agreement। इन दोनों के ऊपर सेपरेट सेशन मौजूद। सर अब तक के लिए इतना ही सर। मजीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाई पामान।